हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय शोनिसा। आज मैं आप लोगों को एमए होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड जेंडर एंड डेवलपमेंट लिंग और विकास का जो है चैप्टर सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे जेंडर मैनस्ट्रीमिंग क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेंडर मैनस्ट्रीमिंग जेंडर मैनस्ट्रीमिंग नीति निर्माण का एक दृष्टिकोण है जो महिलाओं और पुरुषों दोनों के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखता है। जेंडर मैनस्ट्रीमिंग की अवधारणा को पहली बार सन 1985 में नैरोबी विश्व महिला सम्मेलन में पेश किया गया था। इसे बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता नीति में एक रणनीति के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे सन 1995 में बीजिंग में महिलाओं पर चौथे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था और बाद में इसे सभी स्तरों पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था। सन 1998 में यूरोप की परिषद ने जेंडर मैनस्ट्रीमिंग को इस प्रकार परिभाषित किया: नीति प्रक्रियाओं का पुनः संगठन, सुधार, विकास और मूल्यांकन ताकि सामान्य रूप से नीति निर्माण में शामिल व्यक्तियों द्वारा सभी स्तरों पर और सभी चरणों में सभी नीतियों में एक लैंगिक समानता परिप्रेक्ष्य शामिल किया जा सके। कहा जा सकता है कि जेंडर मैनस्ट्रीमिंग का अर्थ है नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सभी स्तरों पर एक लैंगिक समानता परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना। महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग ज़रूरतें और रहने की स्थितियां हैं, जिनमें न्याय प्रणाली सहित सत्ता, संसाधनों, मानवाधिकारों और संस्थानों पर असमान पहुंच और नियंत्रण शामिल है। महिलाओं और पुरुषों की स्थितियां भी देश, क्षेत्र, आयु, जाति या सामाजिक मूल्य या अन्य कारकों के अनुसार भिन्न होती है। जेंडर मैनस्ट्रीमिंग का उद्देश्य नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को डिज़ाइन, कार्यान्वित और मूल्यांकन करते समय इन अंतरों का ध्यान में रखना है ताकि वे महिलाओं और पुरुषों दोनों को लाभान्वित करें और असमानता को न बढ़ाएं, बल्कि लैंगिक समानता को बढ़ाएं। जेंडर मैनस्ट्रीमिंग का उद्देश्य कभी कभी छिपी हुई लैंगिक असमानताओं को हल करना है, इसीलिए यह लैंगिक समानता प्राप्त करने का एक उपकरण है। तो ये था हमारा जेंडर मैनस्ट्रीमिंग। हमने जाना कि जेंडर मैनस्ट्रीमिंग किसे कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमए होम साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर पेपर थर्ड हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे पेपर थर्ड चैप्टर 2 का जो है हम लोग पहुँचे हैं लिंग संवेदनशीलता। तो आज हम लिंग संवेदनशीलता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं लिंग संवेदनशीलता क्या है। लिंग संवेदनशीलता का आशय सामान्य रूप से स्त्री पुरुष के मध्य एक ऐसे वातावरण को तैयार करना होता है जिसमें प्रत्येक के अधिकार सुरक्षित रह सकें। जैसे एक बालक के माता पिता अपने परिवार में यह
सिखाते हैं कि बालिकाओं के प्रति हमको अपनी बहन के समान व्यवहार करना चाहिए तथा बालिकाओं को यह बताया जाता है कि बालकों के साथ उनको अपने भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार लिंग संवेदनशीलता के अंतर्गत अभिभावकों एवं शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि समाज में बालक एवं बालिकाओं द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका सकारात्मक उत्तर बालक एवं बालिकाओं को मिलना चाहिए। लिंग संवेदनशीलता में दोनों ही पक्षों के व्यवहार को समाजोपयोगी एवं सकारात्मक बनाना होता है, जिसमें एक बालक एवं बालिका या स्त्री एवं पुरुष को मानसिक आघात, असमानता एवं सामाजिक अन्याय का अनुभव न हो तथा उसे अपने विकास में किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति द्वारा बाधा का अनुभव न हो। इस प्रकार लिंग संवेदनशीलता की प्रक्रिया दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होती है। लिंग संवेदनशीलता को परिभाषित करते हुए विद्वानों द्वारा निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला है प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में लिंग संवेदनशीलता व्यवहार एवं गतिविधियों के परिमार्जन की वह प्रक्रिया है जो कि समान रूप से स्त्री एवं पुरुष पर क्रियान्वित होती है। इसमें सामाजिक न्याय, विकास के अवसरों की समानता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा एवं सद्भाव से प्रेरित कार्य एवं व्यवहार को विकसित किया जाता है, जिससे स्त्री, पुरुष एवं समाज का चहुमुखी विकास संभव हो सके। ये था हमारा लिंग संवेदनशीलता। अब हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक संवेदनशीलता की विशेषताएं। चलिए देखते हैं लैंगिक संवेदनशीलता की क्या क्या विशेषताएं हैं। लिंग संवेदनशीलता संबंधी विद्वानों के विचार एवं इसकी अवधारणा का विश्लेषण करने पर हमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो पहला है हमारा व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया। देखते हैं इसके अंतर्गत लिंग संवेदनशीलता में व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। इसमें स्त्री को पुरुष के समक्ष अपना व्यवहार आदर्श एवं मर्यादित रूप में रखना चाहिए तथा पुरुष को स्त्री के समक्ष मर्यादित रूप में अपना व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे पुरुषों द्वारा स्त्रियों के समक्ष अश्लील गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की अनेक त्रुटियों को व्यवहार से निकाला जाता है। ये था हमारा पहला व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया, जिसमें जो है पुरुषों को स्त्रियों के साथ मर्यादित रूप से व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अश्लील गालियों या अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये हमारा व्यवहार परिमार्जन की प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्या है। अगला है हमारा नंबर 2 आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया। आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया लिंग संवेदनशीलता को आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष के मध्य आदर्श व्यवहार की स्थिति थी। इस स्थिति में कोई भी पुरुष स्त्री के प्रति कामुकता की दृष्टि नहीं रखता था, वरन मातृवत परदारेशु की भावना समाज में प्रचलित थी। इस समय का व्यवहार आदर्श व्यवहार था। इस प्रकार के व्यवहार का विकास करना वर्तमान समय की आवश्यकता है, जिसे लिंग संवेदनशीलता के माध्यम से पूर्ण किया जा रहा है।
ये था हमारा दूसरा आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया। अब हम अपना अगला देखते हैं क्या है। अगला है हमारा संवेगात्मक स्थिरता की प्रक्रिया। लिंग संवेदनशीलता की प्रक्रिया में संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। एक छात्र को छात्रा के व्यवहार पर बहुत क्रोध आता है, परंतु वह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए छात्रा को उसकी दृष्टि को समझाता है। इसी प्रकार का व्यवहार छात्रा द्वारा छात्र के प्रति किया जाता है। इस प्रकार एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के व्यवहार एवं संवेगों को समझा जाता है तथा नियंत्रण किया जाता है। इस प्रकार छात्र एवं छात्राओं में संवेगात्मक स्थिरता विकसित होती है। इसीलिए इसको संवेगात्मक स्थिरता के विकास की प्रक्रिया माना जाता है। ये था हमारा लैंगिक संवेदनशीलता की विशेषता। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है लैंगिक असमानता। अब देखते हैं हम लैंगिक असमानता क्या है। किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाने लगता है, तब सामान्य शब्दों में इसी दशा को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में किया जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार लिंग का तात्पर्य एक विशेष जैविकीय रचना से है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से लैंगिक असमानता का तात्पर्य उन सामाजिक मूल्यों और मानदंडों से है जो सांस्कृतिक आधार पर स्त्रियों व पुरुषों में से किसी एक को दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें वैवाहिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में अधिक अधिकार देते हैं। अनेक जनजातियां ऐसी हैं जिनमें पुरुषों को सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के अधीन माना जाता है तथा समाज में पुरुषों को कोई महत्वपूर्ण अधिकार नहीं दिए जाते। इसके विपरीत संसार के अधिकांश समाजों में पुरुषों को स्त्रियों को तुलना में सभी क्षेत्रों में अधिक अधिकार मिले हुए हैं। स्पष्ट है कि लैंगिक असमानता की विवेचना प्राणीशास्त्रीय आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि सामाजिक मूल्यों के आधार पर जब एक समूह को दूसरे समूह की तुलना में अधिक अधिकार मिल जाते हैं, तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी उसी तरह होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं को भी लैंगिक असमानता का आधार नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी धर्म को ना तो दूसरे से उच्च या निम्न कहा जा सकता है और ना ही धार्मिक विश्वास किसी सामाजिक तथ्य को समझने का वास्तविक आधार है। लैंगिक असमानता वह दशा है जिसमें 5 प्रमुख आधारों पर पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच विभेद किया जाता है। यह आधार है, पहला है हमारा पारिवारिक तथा सामाजिक निर्णयों में स्त्री पुरुषों की भूमिका। दूसरा है हमारा स्त्री पुरुषों को प्राप्त सामाजिक सहभागिता के अवसर। तीसरा है व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन में पर्याप्त स्वतंत्रता। चौथा है हमारा स्त्रियों के प्रति मनोवृत्तियाँ तथा वास्तविक व्यवहार। तथा पांचवा है राजनीतिक जीवन में स्त्रियों के अधिकारों की सीमा। ये था हमारा जो है लैंगिक असमानता। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे।